हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या जहाँ पे भी मौजूद हैं, आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इसको शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही वियर्ड स्टोरी है और ये स्टोरी सुनने के बाद यकीनन आपको भी एहसास होगा कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ इस तरह कुछ हो तो आप किस तरह से इस सिचुएशन को फेस करेंगे। ये स्टोरी हमें खालिद साहब ने भेजी है और खालिद साहब एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक हैं। ये बताते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये बताते हैं कि 2003 और 2004 में जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मेरी और मेरे भाई की कोशिश हुआ करती थी कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिले तो हम उसको हासिल करें ताकि हम मज़ीद ग्रो कर सकें, बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकें। तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट हमें मिला और ये जो प्रोजेक्ट था ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, ये जो प्रोजेक्ट है इसको 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। जब ये प्रोजेक्ट हमें मिला था उस वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने अपने भाई से मशवरा किया और मैंने उसको कहा कि बेहतर यही है कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे कोई नई लोकेशन देखते हैं और अगर हमें वहाँ पे किराए के ऊपर कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो वहाँ पे किराए पे लेने के बाद मशीन्स को इंस्टॉल करेंगे और नया स्टाफ हायर करके प्रोडक्शन को शुरू करेंगे। इसी हवाले से हम लोगों ने नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री की या एक जगह की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिशों के बाद 20-25 दिन के अंदर अंदर हमें एक जगह नज़र आई। ये जो जगह थी यहाँ पे अब से तकरीबन 15 या 20 साल पहले भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। हमें नहीं पता था कि ये जो जगह है किस वजह से बंद कर दी गई है। बहरहाल जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ग्राउंड प्लस 2 पे ये फैक्ट्री मुश्तमिल थी और फ़िलहाल इसको लेने के बाद, अपनी मशीनरी को इंस्टॉल करने के बाद, ये जो नया प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था इसको हम 6 महीने में कंप्लीट कर सकते थे। खैर, हम लोगों ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद वहाँ पे मशीनरी को इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया। वैसे आमतौर पे जब भी हम कोई काम करते थे या कोई भी जगह परचेज करते थे या रेंट पे लेते थे तो मेरे फादर का ख्याल था कि इस्तिखारा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इसमें हमारे पास टाइम ही नहीं था, लिहाजा बजाय इसके हम इस्तिखारा करते, हमने इस जगह को किराए पे हासिल कर लिया था। 15-20 दिन के अंदर अंदर ये जो जगह थी ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे नए स्टाफ को भर्ती कर लिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। हमें पता था कि हम जिस तरह काम किया करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है 6 के बजाय हम 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। शुरू में 12 घंटे के लिए और उसके बाद 24 घंटे के लिए प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक जो मामलात थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद से कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। जैसे कि हमारा जो एक मैनेजर था वो अक्सर हमें बताया करता था कि रात के औकात में जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ या ऑफिस में मौजूद होता हूँ तो अक्सर मैंने देखा है कि जो छत है, इस छत के ऊपर एक औरत खड़ी भी होती है और मेरी समझ नहीं आता कि ये कौन औरत है और कहाँ से आती है।
जब मैंने चौकीदार से पूछा है तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि हमारे मैनेजर का यही ख्याल था कि शायद ये चौकीदार की बीवी है या उसकी कोई फैमिली मेम्बर है और वो बगैर बताए अपनी फैमिली को यहाँ पे रखे हुए है। अब ये इतना छोटा इशू था, इस इशू में पढ़ना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने मैनेजर को कहा कि ये तुम्हारा मसला है, तुम देखो कि इस मसले को कैसे हल करना है। खैर इसी तरह 5-6 दिन मज़ीद गुजरे और मेरी आदत थी कि रात में 2 बजे या 3 बजे जब भी मुझे टाइम मिला करता था, मैं अपनी गाड़ी को लेके अपनी इस फैक्ट्री में आ जाया करता था। मैं चाहता था कि जो प्रोडक्शन है वो टाइम पे कंप्लीट हो और जो स्टाफ हमने स्टिचिंग में रखा हुआ है वो एफिशिएंटली काम करे। इसी तरह रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को लेके इस गली के अंदर एंटर हुआ जहाँ पे हमारी फैक्ट्री मौजूद थी, तो जब गाड़ी की लाइट सामने पड़ा करती है तो जो भी एरिया होता है सामने का या सामने जो भी घर वगैरह मौजूद होते हैं वो मुकम्मल तौर पे नज़र आया करते हैं। बहरहाल जैसे ही मेरी गाड़ी की लाइट सामने अपनी फैक्ट्री की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि सामने जो हमारी फैक्ट्री की छत है उस छत के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है और बाज़ाहिर देखने से बड़ी गोरी चिट्टी सी लड़की है और ऐसा लग रहा है कि इसका ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से है। बहरहाल जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं जब फैक्ट्री के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद सबसे पहले मैंने चौकीदार को बुलाया और उसके साथ साथ जो इनका मैनेजर था उसको बुलाया। मैंने मैनेजर को कहा कि यार रात के 2-3 बजे का टाइम है, ये जो लड़की है ये कौन लड़की है जो छत पे खड़ी हुई है। और मैंने चौकीदार से भी पूछा कि अगर ये तुम्हारी फैमिली मेम्बर है या तुम इसको जाना करते हो तो इसके बारे में बता दो। यह सुनने के बाद वो जो चौकीदार था वो कहने लगा कि साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैंने भी अक्सर इसको रात के औकात में छत के ऊपर खड़े हुए देखा है। मेरा ख्याल है कि जो बराबर में घर मौजूद है या सीधे हाथ पे जो फैक्ट्री मौजूद है उनमें से किसी फैमिली मेम्बर की लड़की है और रात को टहलती हुई हमारी छत पे आ जाया करती है। ये सुनने के बाद मैंने मैनेजर को कहा कि इसके साथ तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाके चेक करो और उस लड़की को कहो कि बराए मेहरबानी आप अपने घर में रहा करें, हमारी फैक्ट्री की छत पे झांका ताकी नहीं किया करें। अब यह सुनने के बाद जो हमारा मैनेजर था वो गार्ड के साथ ऊपर गया और जब वो ऊपर गया और कुछ देर के बाद जब वो नीचे आया तो उसने बताया कि ऊपर वहां पे न कोई लड़की मौजूद थी और जब हमने बराबर वाले घर में देखा तो वहां पे भी छत के ऊपर ग्रिल पे ताला लगा हुआ था। इसके साथ साथ जो इस तरफ एक फैक्ट्री मौजूद है वहां का मुझे नहीं पता, हो सकता है ये लड़की वहां पे चली गई हो। यह सुनने के बाद मैंने मैनेजर को कहा कि कल दिन में बराबर वाली फैक्ट्री में और बराबर वाले घर में जाना और इन लोगों को कहना कि अपनी बेटी को या अपनी लड़की को मना किया करें कि वो हमारी फैक्ट्री की छत पे ना आया करे। मेरे जहन में सिर्फ ये चल रहा था कि इस फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री में लड़के काम किया करते हैं, ये जवान और खूबसूरत लड़की है, मामला कहीं किसी और तरफ न चला जाए। इसी तरह 4-5 दिन मजीद गुजर गए और इत्तफाक से 4-5 दिन बाद जो मेरे बड़े भाई थे वो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे के टाइम में ऑफिस पे मौजूद थे। इनका जो कमरा था वो 2nd फ्लोर पे मौजूद था और वे कैमरे के जरिए मॉनिटर कर रहे थे कि जो लड़के काम कर रहे हैं ये कैसा चल रहा है। मेरे भाई बताते हैं कि मैं जब कैमरे में मॉनिटरिंग कर रहा था तो इसी दौरानिए में मैंने देखा कि किचन का जो दरवाज़ा है वो एकदम से बंद हुआ है। अब जैसे ही मैंने मूवमेंट देखी तो मैं समझा कि शायद जो हमारा टी बॉय है वो वहाँ पे कोई काम कर रहा होगा। मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मैं जो बाकी कैमरास थे उनको देखने लगा। 3-4 मिनट बाद
जब मैंने दोबारा से उस किचन वाले एरिया को देखा तो मैंने देखा कि एक 17 या 18 साल की लड़की है, वो एकदम से किचन से निकली है और किचन से निकलने के बाद वॉशरूम की तरफ गई है। अब जैसे ही मैंने एक लड़की को अपनी फैक्ट्री के किचन से वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा तो मैं एकदम से चौकस हो गया और मैं सोचने लगा कि इस फैक्ट्री में जहाँ पे लड़के या सिर्फ मेल काम किया करते हैं, इतनी रात में भला ये जो लड़की है वो क्या कर रही है। मेरे भाई ने फौरन से मैनेजर को कॉल की और उसको कॉल करके बोला कि ऊपर जाओ और जाके वो जो किचन वाला एरिया है उस एरिया को चेक करो, वहाँ पे कौन लड़की है जो मौजूद है। खैर वो जो मैनेजर था वो अपने साथ एक असिस्टेंट को लेके ऊपर गया और बारी बारी उसने किचन के एरिया को, उसके बाद वॉशरूम को मुकम्मल तौर पे चेक किया। और जब उसने चेक कर लिया तो उसके बाद वो वापस आया और कहने लगा कि साहब ऊपर तो कोई मौजूद नहीं है। अब ये जो वाकया था ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड था और हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद था। खैर उस वक्त तो मेरे भाई ने बात ख़त्म कर दी, लेकिन उनको अंदाज़ा हो चुका था कि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो बहुत ही वियर्ड है या मिस्टीरियस है। अगले दिन जब वो मेरे साथ डिनर पे मौजूद थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा, मेरा ये ख्याल था क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे मेल हैं, ख़ास तौर पे चौकीदार है या एडमिन मैनेजर है जो ज़्यादातर यहाँ पे रुका करता है, तो शायद ये उल्टे सीधे चक्रों में पड़े हुए हैं और इनमें से ही कोई जिम्मेदार है कि वो इस लड़की को या इस औरत को यहाँ पे लेके आया करता है। बहरहाल ये मेरा ख्याल था, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुसलसल उस लड़की का नज़र आना या उसकी प्रेजेंस शो होना कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। इसी तरह तकरीबन 10 या 15 दिन का जो अरसा है वो मज़ीद गुजरा और इत्तफाक से एक फेस्टिवल था जिसकी वजह से तमाम की तमाम प्रोडक्शन ऑफ थी। कोई भी इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था। हाँ, एक गार्ड था जो बाहर की तरफ बैठा हुआ था। मेरी शुरू से आदत है कि अगर कोई छुट्टी भी हो तो आम तौर पे मेरे लिए घर में टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद इसी वजह से रात के तकरीबन 11 या 11:30 बजे का टाइम था और मैंने अपने घर से अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गया। जब मैं फैक्ट्री में पहुंचा तो हस्बे मामूल जो हमारा गार्ड था वो नीचे बैठा हुआ था। उसने मुझसे सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद मैं ऊपर आ गया और बैठ के देखने लगा कि कितना काम हो चुका है, कितना माल रेडी है और कितना माल रेडी होना बाकी है। सीसीटीवी कैमरास सारे के सारे ऑन थे और मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं सारे कैमरास को भी लुक आफ्टर कर रहा था। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र स्टेयर्स की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर से चलता हुआ कोई आ रहा है और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैंने किसी को देखा कि वो चलता हुआ सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहा है, जब मैंने वहाँ पे उस कैमरे के ज़रिए फोकस किया, मैंने देखा कि एक 17 या 18 साल की लड़की है जिसने शायद रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वह स्टेयर्स से चढ़ती हुई सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रही है। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे हाथ में एक मौका आ चुका था और मैं चाहता था कि ये जो कुछ हो रहा है या जो वाक़यात चल रहे हैं, इस चैप्टर को आज क्लोज हो जाना चाहिए। मेरे पास एक गन मौजूद थी, वो गन मैंने ली, मैं उठा और मैंने सोचा कि आज मैं खुद जाऊंगा और जाके देखूंगा कि आखिर ये कौन है जो हर दूसरे दिन नज़र आया करती है। मैं उठ के सीधा स्टेयर्स की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सच्ची बात यह है कि मुझ पे भी एक खौफ तारी था
और मैं भी सोच रहा था कि अगर ये कोई दूसरी मखलूक निकली तो मेरा क्या होगा। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा और स्टेयर्स की तरफ जब मैं बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो ऊपर का हिस्सा है उधर से कोई एकदम से पीछे हटा है। मेरी जो गन थी मैंने वो लोड की और लोड करने के बाद स्टेयर्स के ऊपर चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे जो मेरा दिल है वो धक धक कर रहा था। खैर एक एक करके जितनी भी स्टेयर्स थी वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट की और उसके बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर मौजूद था और उस रास्ते से होते हुए सामने की तरफ जो किचन वाला हिस्सा है या वॉशरूम वाला हिस्सा है वो शुरू हो जाया करता था। बारी बारी एक एक जगह का हर रूम का मैं मुआयना कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं चेक कर रहा था कि आखिर ये कौन है और कहाँ पे छुपी हुई है। एक एक करके जब मैं सारी की सारी जगहों को चेक करता चला गया और उसके बाद जब मैं किचन की तरफ बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किचन के अंदर कोई मौजूद है। मैं अपने तौर पे विजिलेंट था, गन मेरे हाथ में मौजूद थी और आज मैं सोच के इसको फॉलो कर रहा था कि जो भी है इसको आज मैं पकड़ लूँगा। खैर जब मैं किचन की तरफ पहुँचा हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खोला तो ना किचन के अंदर कोई मौजूद था और ना ही वॉशरूम के अंदर कोई मौजूद था। जब मैं पूरा का पूरा फ्लोर चेक कर चुका तो उसके बाद मुझे बड़ी हैरानी थी क्योंकि मैंने कैमरे के अंदर खुद से देखा था कि एक लड़की स्टेयर से चढ़ती हुई सीधी इस फ्लोर के ऊपर दाखिल हुई है। अब मुझे लग रहा था कि मामला वाकई में दूसरा वाला है और ये वही मामला है जिस मामले की तरफ मेरे भाई इशारा कर रहे थे। जब मैं वापस मुड़ा तो दोबारा से मुझे ऐसा लगा कि स्टेयर्स के ऊपर से कोई नीचे की तरफ गया है। अब मुसलसल मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे करीब व जवार में कोई ना कोई है जो मौजूद है। खैर मैं स्टेयर्स से होता हुआ नीचे की तरफ आया और जहाँ पे मेरा ऑफिस मौजूद था या जहाँ पे मैं बैठा करता था उस तरफ बढ़ा। ये जो रूम था इस रूम के अंदर मुकम्मल तौर पे ब्लैक ग्लासेस लगे हुए थे और जब आप बाहर की तरफ से अंदर आ रहे होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि अंदर कोई मौजूद है, बैठा हुआ है, ये अंदर कौन है। बहरहाल जैसे ही मैं अपने रूम की तरफ बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र सबसे पहले जो मेरी चेयर थी उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि जो मेरी चेयर है उस चेयर के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जिसने अपना जो मुंह है वो दूसरी तरफ किया हुआ है। मुझे उसकी बैक साइड नज़र आ रही है। उस लड़की ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसके साथ साथ उसके जो बाल हैं वो उसने खोल रखे हैं और एक अजीब सी खुशबू है जो पूरे कमरे के अंदर फैली हुई है। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आई और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो एकदम से पलटी और जैसे ही वो पलटी मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है वो जगह जगह से कटा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद हैं। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, जैसे कि आम तौर पे आसेब ज़दा ख़वातीन की या लोगों की हुआ करती हैं। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद है और इस मुस्कुराहट के साथ उसने एकदम से कहा, क्या आप यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हैं? अब जैसे ही उस लड़की को मैंने देखा और उसने ऐसे कहा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब व जवार में मेरा भाई, वो गार्ड और एक दो फैक्ट्री के लड़के मौजूद थे। तकरीबन अगले 7 दिन तक
मुझे शदीद बुखार रहा और इस दौरानिए में मुतअद्दिद बार मुझे ऐसा महसूस होता कि एकदम से वही खुशबू जो खुशबू उस दिन मुझे कमरे के अंदर से आ रही थी वो आने लगती है और मुझे लगने लगता है कि किसी भी लम्हे वो एकदम से दोबारा मेरे सामने आएगी और मुझसे पूछेगी कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। खैर, जैसे तैसे करके मेरी तबीयत बेहतर रही और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि बिना दम दुरूद बिना हिसार किए हम कभी भी उस फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, आपकी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।